नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमस्ते ऋषिकेश जी, गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। महाराज जी। नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को, नमस्कार। राम सर। प्रणाम रवि जी। प्रणाम। प्रणाम भाटिया जी, प्रणाम। और बताएं क्या हाल चाल है। पिछला पिछला क्लास तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर लिया। अब बताइए गुरुजी। हम लोग। जी जी बोलो। और प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भाटिया जी, प्रणाम। बताइए कुछ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नीलम जी। गुरुजी आज आप सेवेंथ वो पढ़ाएंगे। जी हाँ, कोशिश तो है कि 7 पढ़ाएंगे। गुरुजी 7। एक कुंडली लगाएंगे, अगर उससे पहले फिर आप पढ़ाते हैं तो एक है किसी का क्वेश्चन है, पुराना है, मतलब प्रश्न कुंडली बनी हुई है, तो हम उसको हल करना चाह रहे थे, थोड़ा सा अटक गए। हमें लगा एक बार आप लगा लें तो। बोलो डॉक्टर, बताओ। एक मिनट गुरुजी। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2021। 10:39 सुबह का। और दिल्ली का है हमने तो क्वेश्चन। कोई विचार नहीं है यार। ले से दिल्ली। देखना नहीं, दिखाना है उसे, बनाना घर पे तो कोई विचार इसमें गुरुजी रोग पकड़ में नहीं आ रहा। हमें तो कोई विचार आपने नहीं। ये बताया था कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा, तो दो पॉइंट आपने हमें बताए थे कि या तो आप डॉक्टर बदल लो, या फिर आपने कहा था कि बुध का लग्न लग्नेश या चंद्रमा पर प्रभाव होना चाहिए, तो ये आपने बताया था। एक इसमें मिनट। कोई फेरबदल होना है या इसी लगन पे देखना है। इसी लगन पे देखना है, पर शायद गुरुजी हमने कुछ गलत लगाया। हाँ ठीक है गुरुजी, यही था। एक हम्म। पाँच सर 3 मिनट प्रश्न का थे। है सर। लग्न। ना ठीक है, क्या प्रश्न क्या है वो होना चाहिए। प्रश्न ये था गुरुजी कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा, हम्म। इसमें स्वास्थ्य की परेशानी है, बीमारी का पता नहीं चल रहा, तो ये क्वेश्चन था। हमने गुरुजी इसमें कुछ ना कुछ करने की ये कोई कोशिश। क्वेश्चन ही नहीं है ना कि स्वास्थ्य की परेशानी से बीमारी का पता नहीं चल। प्रश्न क्या हुआ, पूछना क्या है उसको। पूछना यही है कि क्या करें, समस्या यही है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा, यही क्वेश्चन था। किसी का ये एक फ्रेंड है, उनका ये प्रोजेक्ट में आया था, तो हमने सोचा देखते हैं लगा के। समझ में नहीं आया हमें कि कैसे करें। हमने कुछ सबसे कुछ बड़ी पॉइंट। बात, हाँ, बात वही है। इस पे तो जी। सबसे पहले प्रश्न बनाना होगा, क्योंकि अच्छा। प्रश्न है ही नहीं। ये हमको एक इंफॉर्मेशन है। हम्म। इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन में अंतर होता है ना। ये जी। हमको इंफॉर्मेशन है कि रोग इसका पकड़ में नहीं आता है। जी गुरु जी। हम्म। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चंस नहीं है। तो इसका क्वेश्चंस क्या बनेगा ये बताइए। रवि कुमार जी, आप जोर डालिए। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जातक को क्या रोग है, या इस फिर जातक ठीक कब होगा, स्वास्थ्य लाभ कब होगा। इसमें ये भी बन सकता है सर कि इनका रोग डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये पूछ रहे हैं कि मेरा रोग डिटेक्ट हो नहीं रहा था, अभी जिससे हम करंट डॉक्टर से दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? ये क्वेश्चन ज्यादा सटीक बैठ सकता तो बताइए, एक एक करके आंसर बताइए। गुरुजी हमने तो यही देखा था कि चर लग्न है, यानी कि स्थिति में परिवर्तन की बात होती है। और आपने एक चीज हमें बताई थी कि चर लग्न होता है तो व्यक्ति जो होता है क्षण क्षण दुखी होता है और क्षण क्षण सुखी होता है, जब कभी वो उसमें जाता है। दूसरी बात ये पृष्ठोदयी लग्न है। और तीसरी बात आपने ये भी बताई थी कि जो सप्तम भाव में जो ग्रह या राशि होती है, उससे हम
रोग बता सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका रोग होगा वो क्या शनि से संबंधित होगा, एक ये बात कह सकते हैं। दूसरी, अब शनि से संबंधित रोग है, जैसे सपोज करो कि नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, या पैरालिसिस होता है, या फिर बैक में कोई प्रॉब्लम है, या कोई लंबी बीमारी है, वो तो पता चल जाती है, वो तो व्यक्ति को भी पता चल जाती है। तो क्या हमने ऐसे शनि से रिलेटेड देखे थे, तो क्या कैंसर ऐसा रोग इनको हो सकता है जो हाँ, डिटेक्ट छुपा नहीं? हुआ रोग, छुपा हुआ रोग ये पापी ग्रह दे सकता है। हाँ, तो हमने ऐसे ही रोग देखे थे गूगल पे, तो लगा कि ये कैंसर दे सकता है क्या। हाँ, दे सकता है। दूसरी बात अगर हम लग्नेश और कार्येश, तो कार्येश में हम गुरु को लेंगे, और गुरु का अष्टम में जाना ये एक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, चंद्रमा लग्नेश का छठे में जाना ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि जो प्रश्न का बीज है वही छठे उसमें चला गया। और दूसरी बात, चंद्रमा जो था वो पाप कर्तरी में है, तो यानी कि जो पोषण देने वाला है वही अच्छा नहीं। आपने एक पॉइंट हमें ये भी बताया कि चंद्रमा और सूर्य को आप देख लें, अगर, क्योंकि एक पोषण देने वाला है, एक जीवन देने वाला है। तो जो पोषण देने वाला है उसकी स्थिति तो अच्छी नहीं है, भले लग्नेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या पाप कर्तरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। लेकिन हाँ, सूर्य की स्थिति को हम ठीक कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च का भी है और शुभ ग्रह के साथ भी बैठा है। तो एक तरीके से व्यक्ति बचेगा तो सही, कुछ होगा तो सही भी, ऐसा लगता है। और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा जो है, जो लग्नेश है उस पे मंगल की दृष्टि है। पर अब ये सारे कॉम्बिनेशन से ये तो समझ में आ गया कि व्यक्ति बीमार है, कोई छुपा हुआ रोग है, तो हमें लगा कि कैंसर शायद हो सकता है, बाकी और रोग तो समझ में आ जाते हैं। और बाकी गुरुजी, अब बुध का क्या रोल हो रहा है, ना तो वो लग्न को, कोई लग्न से उसका संबंध भी नहीं बन रहा, ना लग्नेश से बन रहा है, और ना ही इसका चंद्रमा से, वो एक ही है। तो कैसे इसको सॉल्व करें, या क्या रोग हम इसको बताएं? इनकी आयु कितनी है भारती जी? भैया मुझे पता नहीं है, एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का कोई प्रोजेक्ट है, वो काम कर रही है इस पे, तो बस ये उनको एक प्रोजेक्ट में मिला है, मुझे लगा मैं भी उनको जो मिले मैं भी साथ साथ करके देखती हूँ। तो इसीलिए आज करा, शाम को करा तो क्लास थी तो आज पूछ लिया। ना ही मुझे इसका रिजल्ट पता है, क्योंकि 2021 की है, तो अब तक तो डायग्नोस भी हो गया होगा, रिजल्ट भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगा मैं जो गुरुजी ने सूत्र बताए हैं उसको एक बार लगाने की ट्राई करती हूँ, तो बस मैंने ट्राई किया थोड़ा सा ना। इसमें देखिए, अगर इसको देखा जाए ना, तो जी रोग का के डिटेल्स देखने के लिए देखिए, लग्न जो है ये हमारा डॉक्टर है, हम्म 7वां भाव हमारा जो है वो रोगी का रोग है, 10वां भाव रोगी है, और चौथा भाव ट्रीटमेंट है। तो जी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में चला जाना, और चंद्रमा जो कि हमेशा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जो हमेशा हमको निजात दिलाता है, और चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है प्रश्न में। तो चंद्रमा का भी छठे भाव में चला जाए तो पहला तो नेगेटिव इफेक्ट यही देना शुरू कर दिया, और उस पर हमारे मंगल से दृष्ट हो जाना। आप हम्म देखिए कि लग्नेश की स्थिति बुरी हो गई, लग्न में बुरा प्रभाव है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, सूर्य से उस केंद्रीय प्रभाव में है। लग्नेश की स्थिति खराब हो गई, तो एक तरह से तो पहला ही प्रश्न चला। आगे फर्दर डेवलप करते हैं तो इसमें ठीक क्या होने वाला है। लगन लगन डॉक्टर है, डॉक्टर पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, तो डॉक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो रोगी स्वतः है वहां पर शनि अपने भाव पे बैठे हैं, उतना बुरा स्थिति नहीं है, लेकिन सूर्य के केंद्रीय प्रभाव में शनि है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर हम इसको अगर हम मतलब इसका मतलब है कि रोग की स्थिति भी बुरी है। हम्म और अगर हम चतुर्थ भाव से देखते हैं कि पेशेंट की क्या स्थिति है, वहां भी सूर्य है और शनि से दृष्ट है, मतलब शनि से केंद्रीय प्रभाव में आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और दवा दारू कैसा चल रहा है, शनि का डायरेक्ट प्रभाव है, सूर्य से दिख रहा है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लग्नेश का छठे भाव में चला जाना, उस पे मंगल से दृष्ट हो जाना, चारों केंद्र का प्रभावित हो जाना, बचा क्या इसमें। हाँ, इसके ये तो सब मैंने भैया देख लिया। अगर मैं डायग्नोज करना चाह रही थी शनि से, एक क्वेश्चन गुरुजी मेरा आपसे ये है कि जैसे शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है निवृत्ति में, तो अब रोग की तीव्रता कम होनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए, निवृत्ति उससे मिलेगी या क्या होगा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इसको हम कैसे समझेंगे गुरुजी? सबसे पहले तो रोग होगा ये तय है,
जी गुरुजी। क्योंकि वहां शनि बैठा सप्तम में और ध्रुव शनि के तरह होगा, ये भी तय है। जी गुरुजी। निवृत्ति के लिए तो बात की बात है, ठीक है ना। हम्म। और निवृत्ति देना चाहिए क्योंकि शनि स्वराशि का है। अच्छा, तो हम ये कह। 2021, हम्म। हाँ, शुभ करतरी भी है। 2021 का प्रश्न है। रोगी हम्म। ठीक हो गया होगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र में दो ही प्रकार के ग्रह बैठे हैं, या तो शुभ ग्रह है या स्वराशि और उच्च राशि के ग्रह हैं, ठीक है ना। जी गुरुजी। तो स्वराशि और उच्च राशि के ग्रह अपने स्थिति के अनुसार बुरा तो करते नहीं, लेकिन दृष्टि के अनुसार बुरा करते हैं। जी जो गुरुजी। ओम प्रकाश जी ने कहा वो भी ठीक है, उसको भी हम्म। समझने की जरूरत है। लेकिन मोटा मोटा ये समझना चाहिए कि रोग को पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा और हम्म। संभव है कि रोगी ठीक हो जाए। इससे ज्यादा इस पे अच्छा और कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ठीक है। बाकी तो गुरुजी और कोई कॉम्बिनेशन जैसे हमने शायद सब लगा के देखे थे अष्टमेश का, और वो सारे मतलब कॉम्बिनेशन नहीं लग रहे कि व्यक्ति मरेगा तो नहीं, जो आपने कोई बताए थे वो भी आपने लगा लिए थे। तो इसीलिए, पर इसमें बुध का कोई रोल नहीं आ रहा गुरुजी। बुध का क्यों रोल आएगा, जबरदस्ती हम क्यों उसको खींचेंगे। नहीं, आपने कहा था ना कि जब कभी फिर नहीं है इस पे कुंडली में तो लगने भाई लगने। न दृष्टि है, न वहाँ उसका राशि स्थित है, न स्वामित्व प्राप्त है, तो हम उसको क्यों खींचे। तो ठीक है गुरुजी ना। हम ये बता सकते हैं कि इसको शनि से संबंधित रोग होगा, बस ये हम कह ये सकते हैं तो होगा ही होगा, जो लंबा। इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रश्न में रोग सप्तम से ही समझा जाता है, तो इसीलिए रोग को यदि समझना है तो शनि से संबंधित ही रोग होगा, ये कह सकते हैं। सप्तम के ऊपर मंगल की दृष्टि है तो दूसरे में मंगल से संबंधित रोग हो सकता है, ये कह सकते हैं, जी। ठीक है ना। लेकिन अगर मंगल से संबंधित रोग होता तो उजागर हो जाता जल्दी। हम्म। शनि सर से संबंधित इसमें रोग है, सर इसमें होगा फिर ही। प्रश्न जी रवि जी बोलिए। सर इसमें फिर प्रश्न क्या पूछना चाहिए था, जैसे आपने हमको पूछा शुरू में कि प्रश्न क्या होना चाहिए, तो इसमें सही प्रश्न क्या प्रश्न होना, ही होना चाहिए कि व्यक्ति बीमार है या नहीं। बीमार है या है नहीं? या नहीं। अच्छा। पर गुरुजी चंद्रमा तो इतना ज्यादा पीड़ित है। इससे छोटा ना, वो तुम्हारा तुम अपने हिसाब से समझो। इससे छोटा प्रश्न इस जातक चूंकि बीमारी पकड़ में आ ही नहीं रहा है, हम्म। तो हम हो सकता है स्वस्थ हैं। और अभी एक शीतल का फोन आया था हमारे पास 2 दिन पहले, रैंडम टेस्ट कराया ना तो उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अब वो जा रही है वाइपसी कराने के लिए। क्यों क्यों अब लीवर में ये हो सकता, टीबी भी हो सकता है, तो लीवर में कैंसर भी हो सकता है, इसका आशंका हो गया। वो खाती पीती खूब बढ़िया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तो सबसे पहले ये है कि कोई बीमारी है या नहीं है। ओके। लेकिन रिपोर्ट में जब आया है तो अब हम्म। आया कि टीबी है या कैंसर है, ये दो में से एक चीज निकालना है। ओके। बात समझ में आया। तो वहां हम्म। तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ जब ऐसा प्रश्न है तो यहाँ पहले तो यही समझना है कि बीमारी है या नहीं है। सर तो तो इस बीमारी हाँ जी सर। बीमारी है ऐसा कहेंगे। चर लग्न है, लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव है, इससे ये कहा जा सकता है कि जातक को बीमारी है, ठीक है। पकड़ में नहीं आ सकता क्योंकि वो शनि जैसी बीमारी हो सकती है। हमने कहा कॉम्बिनेशन याद करना अपनी जगह पे है और विषयों को समझ करके जवाब देना अपनी जगह पर है, ठीक है ना। तो आपको कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए विषयों को समझ करके जवाब देना है, ये ज्यादा उचित होगा, ठीक है ना। ठीक है गुरु। सर इसमें चूंकि चंद्रमा लग्नेश है और वो सिक्स्थ में गया है और बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो ये भी कह सकते हैं कि मानसिक चिंता है, वो मन में मानसिक है। चिंता मानसिक चिंता तो रहेगी ही रहेगी, वो दोनों कारण से, एक तो छठे में है और पाप कर्तरी में। हाँ जी सर, धन्यवाद। मंगल से दृष्टि भी है, अब क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, इसमें हाँ, गुरु का क्या रोल होगा? अष्टम भाव में बैठे हैं और वो मंगल ग्रह को दृष्टि भी दे रहे हैं, और चौथे भाव सुख भाव पे भी दृष्टि जा रही है जहाँ पे सूर्य और की दृष्टि भी है।
तो उस वजह से ये प्राणी बच रहे हैं या रोग पकड़ में नहीं आ रहा, ये इसको हम कह लोग कैसे सकते हैं, समझेंगे? ये कह सकते हैं, लेकिन लग्न पे, चंद्रमा पे, लग्नेश पे असर होना चाहिए, ठीक है ना। जी जी। तो ये ज्यादा उचित होगा। बाकी अन्य जगहों पर दृष्टि होने से हम उतना लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। और आप ठीक लोगों को, सबको जानने के लिए कि जितने ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है, हम उसके ऊपर ही दृष्टि ज्यादा रखते हैं, ठीक है। जिन ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस ग्रहों को जबरदस्ती खींच के नहीं लाएंगे, ठीक है। वो हमको उलझन पैदा कर देगा, तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जी रवि गुरु जी, कुमार जी, धन्यवाद। हाँ, सप्तम में हमने क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा क्लास को भी आगे बढ़ा लेते हैं। विवाह होगा, स्त्री की प्राप्ति होगी नहीं होगी, रूठी हुई पत्नी वापस आएगी कि नहीं आएगी, यही सब हमने पढ़ाया था। तो इसमें क्या बताया था आपको, ये बता दीजिए। कोई भी बतावे, ओम प्रकाश जी आप ही बताइए। जी सर। हमने ये पढ़ा था कि जैसे हम बाकी प्रश्नों में देखा है कि अगर लग्नेश और सप्तमेश का अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, लग्नेश और सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, और और इसके अलावा जो नॉर्मल शुभ चीजें होती हैं, लग्न लग्नेश इनकी स्थिति अच्छी होगी, तो ऐसे में हमें स्त्री की प्राप्ति होगी और हमारा शादी का जो पोर्शन है वो भी अच्छा रहेगा, प्रेम भी अच्छा बना रहेगा। और इसके विपरीत अगर लग्नेश और खासकर सप्तमेश के बीच में संबंध ना बने किसी भी तरह से, पराश्री या इस साल भी ना बने, और साथ ही साथ चंद्रमा लग्नेश लगन इनकी स्थितियां अच्छी ना रहे, तो हमें शादी में या किसी भी तरह के पार्टनरशिप में समस्या आ सकती है। इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन थे गुरु जी जो हमने इसमें पढ़ा। रूठी पत्नी को कैसे मनाया जाए? ये अभी मैं भूल गया इसको देखना पड़ेगा। नीलम कुमार जी, आप तो गुरुजी नोट मैं एक करते हैं महीने के शायद। मैं 1 महीने के बाद क्लास अटेंड कर रही हूँ गुरुजी, घर में इंडिया से अच्छा लोग आए हैं। अच्छा अच्छा। सॉरी सर गुरुजी। अगर जी मुझे थोड़ा सा याद है, अगर आप कहें तो हाँ मैं हाँ, बताऊं। बोलिए बोलिए बोलिए। जी क्षमा चाहूंगी गुरुजी, ट्रेन से क्लास ले रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। गुरुजी आपने हाँ बताया था कि रात में अगर टुवर्ड्स प्रथम 4 भाव में होगा तो रात में अगर भागी है तो नहीं लौट के आएगी। और दूसरा आपने ये बोला था कि उसको आप रात में किसको आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे पॉइंट कोई याद आ बात। रहे हैं। हो आपकी सकता आवाज टूट जा रही है है मैं गलत आपका। बता रही हूँ गुरुजी, क्षमा चाहूंगी। सर उसमें आपने वो हाँ कंबशन वाला एक पॉइंट बताया था कि जी अगर कंबशन का ही बताया था। कि अगर वीनस कंबशन से बाहर निकल जाएगा तो रिटर्न हो जाएगी, अगर कंबशन से बाहर आ रहा है, कंबशन की तरफ जा रहा है, तो फिर रिटर्न नहीं होगी या लेट हो जाएगा। ये पॉइंट्स बताए थे सर आपने। रिट्रोग्रेड से भी आपने बताया था एक पॉइंट कि अगर फर्स्ट टू फोर्थ हाउस अगर सूर्य और शुक्र है, और शुक्र अगर रिट्रो है तो भी जल्दी आ जाएगी। शुक्र रेट्रो हो जाए तो जल्दी आ जाए, ठीक है। वीनस और सूर्य वीनस और सूर्य जो है लग्न और चतुर्थ के बीच में है, तो उस केस में ऐसा लगता है कि वो आ जाएंगी। हालांकि ये 12 बजे रात के आसपास बनता है, आपने बताया था उसके कारण थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि उस समय भी नंबर की प्रथा रही होगी, क्योंकि ये तो संभव नहीं कि रात के 12 बजे कोई प्रश्न पूछने आए। ये एक बार कहा था वीनस अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो जल्दी से रिटर्न हो जाएंगे, और वीनस अगर बहुत फास्ट राइज कर रहा है तब वो जल्दी से रिटर्न हो जाएंगी, ऐसा भी आपने बताया था।
और वीनस अगर बहुत जल्दी सेट होने वाला मतलब डूबने जाने वाला है तो फिर वो रिटर्न नहीं आएंगी, बहुत समय लगेगा उसको करने में। उसी तरह से अस्त्र के लिए भी बोला था गुरु। हाँ, हस्बैंड के लिए देखना है तो हम सूर्य को देख सकते हैं इसी कॉम्बिनेशन में। बट कई बार आपने बोला था कि शायद जुपिटर के कारण भी उसको भी हम लोग हस्बैंड की तरह देख सकते हैं। और अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाए तो जल्दी से मतलब वापस लौट जाएगा, जैसे ग्रह वापस होता है उसी तरह से वापस जल्दी से आ जाएंगे रेट्रोग्रेड इफेक्ट के कारण। और उसी तरह से जुपिटर अगर सेट हो रहा है जल्दी मतलब डूबने वाला है और उस समय अगर हस्बैंड भागे तो वो नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से जुपिटर और वीनस के बीच में करके देखेंगे, मोटा मोटी रेट्रोग्रेड का इफेक्ट हो रहा है और कंबसन का इफेक्ट हो रहा है। रेट्रोग्रेड अगर हो रहा है तो जिस तरह ग्रह पीछे लौटता है उसी तरह व्यक्ति भी पीछे लौट जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। और कंबसन है कि अगर वो जल्दी से मतलब कंबसन में जाने वाला है उस समय अगर ऐसा हुआ परेशानी हुई तो जल्दी नहीं आएंगे, और कंबसन से बाहर निकलने वाले हैं तो उस पर्टिकुलर समय में आ जाए। इस तरह से आपने सर कम्बस्ट होने पर दो रिजल्ट हम लोगों के समझ में बिल्कुल क्लियर आ गया है। यदि ग्रह कम्बस्ट हो रहा हो तो रोगी फिर से रोगी हो रहा है, और पति पत्नी यदि रूठ करके घर से चला जाए तो वो वापस आ रहा है। ये दो चीज क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम रेट्रोग्रेड के मामले में, वक्री ग्रह के मामले में हम हमेशा अलग अलग, जब एपीए में भी पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंडीशनल इफेक्ट डालता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों जगहों पर रोगी के ठीक हो जाने के प्रश्न में यदि कोई ग्रह नजदीक में वक्री होने वाला हो या हो जाए तो रोग पुनः उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। और यदि किसी के घर से, पत्नी के रूठ के घर से जाने के बाद शुक्र यदि, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है तो इसीलिए उस ग्रह को लिया गया है, शुक्र यदि वक्री हो जाए तो हमारी पत्नी वापस आ जाएगी। ऐसे में पति के लिए भी कहा जाएगा तो गुरु वक्री हो जाए तो पति वापस आ जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। शुक्र यदि अस्त हो गया हो, पहले से अस्त चल रहा हो, तो अब उदय होगा और पत्नी आ जाएगी, और पत्नी चली गई और अब अस्त हो जाएगा तो पत्नी नहीं आएगी, ये कहना है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है। अब लग्न चर राशि में हो, लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो परिवर्तन संभव है, यानी वापसी संभव है। इसको भी हम लोग धीरे से अपने मन में रखेंगे, ठीक है ना। तो लग्न के ऊपर और शुक्र के ऊपर शुभ प्रभाव हो, लग्न और शुक्र ऐसे ग्रह चर राशि में हो तो ऐसे में रूठी हुई पत्नी वापस आ जाएगी, ये हम कहेंगे। अब आ जाता है शादी का टूटना और शादी में अड़चन आना। तो कहा जाता है नष्ट बलि ग्रह। अब यहाँ नष्ट बलि ग्रह का मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम समझते हैं नष्ट बलि ग्रह का मतलब होता है जो पीड़ित ग्रह है, समझ रहे हैं ना। अगर वो सप्तमी से संबंध बना रहा हो तो शादी टूटने की बात कहना चाहिए। अगर कोई पीड़ित ग्रह, अभी हमारी शादी, हम कहीं बात कर रहे हैं शादी होगा या नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, तो ऐसे प्रश्नों में हमको सप्तमेश के साथ यदि किसी नष्ट बलि ग्रह संबंध बना लेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि शादी नहीं होगी। और यदि कोई शुभ ग्रह या लग्नेश का संबंध हो जाए तो शादी हो जाएगी, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो यहाँ शादी हो जाने के लिए हम लोगों ने कारण पढ़ लिया है कि लग्नेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो जाए, लग्नेश सप्तमेश का आपस में इत्तिसाल हो जाए, लग्नेश लगन में हो, सप्तमेश सप्तम में हो, लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न को देख रहा हो, चंद्रमा दोनों को दृष्टि डाल रहा हो, लग्नेश और सप्तमेश में इत्तिसाल हो, ऐसे कई ऐसी संभावनाएं होंगी जहां शादी का हो जाना संभव है। उसी तरह शादी के टूटने के लिए लग्नेश अष्टमेश पाप ग्रह सप्तम में स्थित हो। यहाँ पे आप दो लाइन बना सकते हैं, एक अष्टमेश सप्तम में स्थित हो, दूसरा पापी ग्रह सप्तम में स्थित हो।
तो अगर सप्तम में कोई पापी ग्रह या अष्टमेश के स्थित होने पर शादी टूटती है तो कहते हैं स्त्री जातक के कारण विवाह टूटने की संभावना होती है। अष्टम का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो तो पिता के कारण शादी नहीं होगी, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि अब पिता के कारण यहाँ क्यों लिखा गया, यहाँ पिता स्थान से ये चूंकि 8वां स्थान है, इसीलिए कहा जा सकता है कि पिता के विवाद के कारण शादी नहीं होगी, लेकिन इसको हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले भी बताया था, आज भी बताएंगे। अष्टम का स्वामी तीसरे भाव में स्थित हो तो भाई के कारण विवाह नहीं होगा, ये समझ में आता है। सप्तमेश का जिस शुभ भाव या भावे से संबंध हो उसके सहयोग से विवाह संपन्न होगा, ऐसा कहना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इसी को हमारा ताजिक क्या पढ़ाना चाहता है। ये तो एक नॉर्मल स्टडी है, जो प्रश्न लग्न में हम सप्तम को इतना ही जाने तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, बात को समझिएगा। और बड़े बड़े विद्वान इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा जानने का कोशिश भी नहीं करते और अध्ययनरत भी नहीं रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। चौथा, चूंकि अब बहुतायत मात्रा में 99% लोगों के पास हॉरोस्कोप होता है, इसीलिए प्रश्न लग्न का प्रचलन भी कम हो गया है। और यदि हॉरोस्कोप हो तो कहा जाता है कि विशेष रूप से आप हॉरोस्कोप से ही जवाब दें, प्रश्न लग्न का प्रयोग न करें, ठीक है। तो हॉरोस्कोप हो तो हॉरोस्कोप से जवाब देना। ये भी एक कारण है कि लोग प्रश्न लग्न को अब कम पढ़ने लगे। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं कि अब हमको सप्तम स्थान परीक्षा कथनम में क्या कहा जा रहा है। स्त्री लाभस्य प्रश्ने समराधिपे लग्नपेन शशिना वा कृतमुत्शिले युवत्या अयाचिताया भवे लाभ यदि लग्नपो विधुर्वा द्यूने तत्चिताम स्त्रियम लभते लग्ने शान मुस्फिरे चंद्रस्तप मुत्सिले स्वयं लाभ येन समम तु मुत्सिलस्तत्र विनष्टे च पाप युक्त दृष्टे निकटी भूय तदा किल विनश्यति स्त्रीगतम कार्यम पापे अत्र रंध्रनाथे स्त्री जाते रेव विघटते कार्यम सहज पतो भातिभ्यस तुर्ये से पितृ एव नानेभ्य सौम्यकृत युतिर्दृग्भ्याम पूर्वोक्त स्थान गतः शुभम वाच्यम। कि स्त्री लाभ संबंधी प्रश्न में सप्तम भावेश और लग्नेश अथवा चंद्रमा का इत्साल योग हो तो बिना मांगे स्त्री का लाभ होता है। अब इसको हम लोगों को गलत दृष्टि में लेकर के नहीं जाना है तत्काल। यहाँ बिना मांगे स्त्री का लाभ होता है, ऐसा कहने से मतलब यह है चट मंगनी पट ब्याह, ठीक है। अभी तैयारी नहीं की थी, कोई ऐसा ऑफर आ गया, लड़की पसंद आ गई, हम बेटे को राजी कर लिया और शादी कर डाली, ठीक है ना। अभी एक इंडस्ट्रियल फैमिली की बात करते हैं। मैं, आप लोग ये मत समझिएगा कि हम मुकेश अंबानी के फैमिली की बात करेंगे, हमारे पास नहीं है किसी का कोई जन्म तारीख वगैरह। उसको उसके बेटे का 2000 ईस्वी का है, क्षमा चाहेंगे 2003 ईस्वी का है, और लड़की 2000 ईस्वी की। आपस में प्रेम कर रहा है और दोनों की शादी हो रही है। आप समझ सकते हैं कितने कम एज में शादी हो रही है। तो इसी को कहते हैं कि ना चाहते हुए भी स्त्री का लाभ होना, ये समझना है। अब यहाँ चूंकि सप्तम स्थान है
तो जाया भाव बोला, स्पाउस हाउस बोला गया है, लेकिन इसको विशेष रूप से स्त्री प्राप्ति के लिए ही मान करके लोग चलते हैं। ये हमने आपको बताया है पहले भी कि ये पुरुष प्रधान समाज होने के कारण ऐसा बहुत हमारा शास्त्र और ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ की स्त्रियों को थोड़ा जगह उतना अच्छा नहीं दिया गया। ठीक है, देवी मानते हैं लेकिन जगह उतना अच्छा नहीं दिया गया। ये अब ईश्वर से शिकायत है या जो कह लें, ठीक है ना, ये ईश्वर ने बनाया ही इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि चलना चाहिए, और सरकार भी इस चीज को मानती है। जैसे कि आप देखेंगे कि हर एक जगह पे स्त्री पुरुष दोनों मिल के रनिंग नहीं करेगा, स्त्रियां अलग रनिंग कर रही है, पुरुष अलग रनिंग कर रहा है। हर 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 5000 मीटर का दौड़ होगा, लेकिन स्त्री का टीम होगा वो अलग दौड़ेगी, पुरुष का टीम होगा अलग दौड़ेगा, उसका रिकॉर्ड सबका अलग अलग होगा। कहा जाता है कि शारीरिक बल के अनुसार बहुत, मतलब लाखों में एक आध स्त्री ऐसी होती है जो पुरुषों के तुलना में बराबर का ताकत रखती है। बाकी 99.999% स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कम ताकत रखती है। कोई मेडिसिन खाने पर उसको ज्यादा ताकत होता है तो डोपिंग टेस्ट में वो भी पकड़ा जाता है, तो उसको फिर बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों को अलग से समझने का प्रयास किया गया है, और यहाँ सप्तम स्थान से सिर्फ और सिर्फ स्त्री प्राप्ति की ही बात की गई है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखने का जरूरत है। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो कहा गया, ये तो आप लोग जानते ही हैं, यदि लग्न स्वामी या चंद्रमा सप्तम स्थान में हो तो फिर बिना मांगे स्त्री प्राप्त होती है। यदि लग्नेश सप्तम भाव से इस्राफ योग करता हो और चंद्रमा का सप्तमेश के साथ इत्तिसाल हो तो अपने आप स्त्री की प्राप्ति हो जाती है। आगे आप लोग ये समझ गए, लग्नेश सप्तम भाव से इस्राफ योग करता हो और चंद्रमा का सप्तमेश के साथ इत्तिसाल योग हो तो बिना मांगे हमको स्त्री प्राप्ति हो जाती है। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं, लग्नेश और सप्तमेश का इत्तिसाल हो और उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो तो बिना मांगे भी स्त्री प्राप्त हो जाती है। जिस किसी ग्रह के साथ इत्तिसाल योग हो वह ग्रह नष्ट बली और पाप ग्रह युक्त व दृष्ट हो। सप्तम में नष्ट बली ग्रह या पाप ग्रह हो तो स्त्री लाभ संबंधी कार्य समीपवर्ती होने पर भी नष्ट हो जाता है। अर्थात यदि आपको स्त्री का लाभ होना था, निश्चित होना था, तो भी वो टूट जाएगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आगे कहा जाता है, सप्तम भाव में पाप ग्रह या अष्टम भाव का स्वामी बैठा हो तो स्त्री जाति द्वारा स्त्री संबंधी कार्य नहीं होता है। यदि तीसरे भाव में, आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ऐसे विषय होंगे जिसको कि बहुत विश्लेषण में जाने की हमें जरूरत नहीं होगी। और तुकी ताजिक नीलकंठी आप लोगों के पास है तो आप लोग भी उसको पढ़ेंगे ही। यदि तीसरे भाव के स्वामी से संबंध हो तो भाई से, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ संबंध हो तो पिता से, जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध हो उसके द्वारा कार्य का नाश होता है। अर्थात स्त्री की प्राप्ति नहीं होती, भाई कुछ बोल दिया, पिता कुछ बोल दिया, ये लोग बोलते हैं विवाह वगैरह में, ये लोग मालिक बनते हैं, यही लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से विवाह टूट जाता है। यदि सप्तम भाव या सप्तम भावेश पर शुभ ग्रह का योग हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस संबंध बनाने वाले ग्रह जिस प्रकार के मनुष्यों की बात उससे होगी वैसे मनुष्यों द्वारा आपको विवाह का लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपको शादी आपकी होगी। तो यहाँ
इस तरह से लिख दिया गया है, क्या ये विवाह के लिए ही प्रश्न लिखा है या स्त्री प्राप्ति के लिए प्रश्न लिख दिया गया? ठीक है ना? तो क्या हम इसको स्त्री प्राप्ति के लिए भी संकेत मान लें या विवाह के लिए संकेत मान लें? तो हमारा कहना है कि यहाँ पे हम इसको स्त्री प्राप्ति नहीं, विवाह के लिए संकेत मान करके और विवाह की बात कर लेंगे, थोड़ा सा अपने तरफ से इस बात पर जोर डाल लेंगे। ठीक है, तो विवाह की बात कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम स्त्री प्राप्ति की बात अलग से आगे पढ़ लेंगे, वहां जो लिखा होगा उसके हिसाब से आगे बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है कि अष्टमेश के साथ संबंध होने से, आप लोग एक ही लाइन इसमें अलग से याद करने की जरूरत है। नष्ट, बलि, पाप, ग्रह, ये सब तो आप लोग समझ ही जाते हो। अष्टमेश के साथ सप्तम में आ जाना, अष्टमेश का चतुर्थ में, अष्टमेश का तृतीय स्थान में चला जाना, ये बताता है कि बहुत क्लोज रिश्ता आ गया है, छेका वेका सब हो गया, होने वाला है, अब कल परसों में डिसीजन आने वाला है। इतना क्लोज होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। ये कौन करवा रहा है? तो अष्टमेश करवा रहा है। तो ज्यादा किसके ऊपर जोर डाला गया? सप्तम के ऊपर, चतुर्थ के ऊपर और तीसरे के ऊपर। तो क्या अष्टमेश लग्न में हो तो संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। ऐसा भी कह सकते हैं स्वयं ही राजी नहीं हुए, हमको लड़की पसंद नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों को इसको विवाह से संबंध रख करके ही चलना है। अब है अथ स्त्री स्नेह प्रश्न। अब ये स्नेह जो है प्रीति संबंधी प्रश्न। प्रीति का मतलब प्रेम कह सकते हैं, और आजकल ये बहुत ज्यादा होता है। तो कहा गया है प्रीति स्थान प्रश्ने स्मरपति लग्ने मुत्सले स्नेह झकट दृशा झकटक शशि कंबुले तु सापि शुभा यदि मंदो लग्ने सह केंद्रे च स्यात् तदा बलि पृष्ठा पृष्ठा अस्तेश्वरे च मंदे केंद्रे प्रतिवादिनो अस्ति बलम उभयोरेक स्थित योर ज्ञातव्या झकटक तयोः प्रीति सूर्ये न शुभम विवले नरस्य शुक्रे स्त्रियो द्वयोर्द्वितयो। अब किसी स्त्री से हमारा प्रीति होगा कि नहीं, संबंध होगा कि नहीं, इसके लिए सप्तम भावेश और लग्नेश का इत्तिसाल हो तो स्त्री के साथ प्रीति होगी, ये कहा जाएगा। अर्थात हमको किसी से प्रेम होगा, ये भी कहा जा सकता है। शादी होगी, वो तो अगर प्रश्न शादी का है तो शादी होगी, और यदि प्रश्न प्रेम का है तो प्रेम होगा, ये कहा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, यदि उनकी शत्रु दृष्टि हो तो कलह हो, किसका? लग्नेश और सप्तम भावेश। शत्रु दृष्टि हो तो कलह हो, और चंद्रमा कंबूल योग कर रहा हो तो स्त्री सरल स्वभाव वाली होती है, जिसके कारण से आपसे प्रेम करेगी ही करेगी, उसमें बहुत कुछ विडंबना आने की जरूरत नहीं है। यदि शनि लग्नेश होकर केंद्र में बैठा हो तो प्रश्नकर्ता बलि होता है, और यदि सप्तमेश शनि केंद्र में हो तो प्रतिवादी का बलि समझना चाहिए। वादी लग्न से और प्रतिवादी सप्तम से।
अब यहाँ इसका प्रयोग किया गया है, इसको आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि शनि लग्नेश होकर केंद्र में बैठा है तो प्रश्नकर्ता बली होता है। इसका मतलब हम अगर पूछ रहे हैं स्त्री से स्नेह होगा कि नहीं, तो हम बलवान हैं, स्नेह हो सकता है। यदि सप्तमेश शनि केंद्र में हो तो प्रतिवादी को बली समझना चाहिए, अर्थात स्त्री बली है, उसके मन में जो आएगा वो डिसीजन लेगी, चाहे आपसे प्रेम करेगी या नहीं करेगी। यदि लग्न का स्वामी और सप्तमेश ये दोनों एक ही राशि में स्थित हो तो पहले कलह होता है किंतु बाद में प्रीति हो जाती है। इसके लिए दोनों की स्थिति केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान में होना जरूरी है। छठे, आठवें, 12वें जैसे स्थानों में यदि लग्नेश और सप्तमेश की युति हो जाए तो ऐसे में कलह के उपरांत कलह ही रह जाता है, प्रीति नहीं होती है। ये आप लोगों को समझना है। यदि सूर्य बलहीन हो तो पुरुष को शुभ नहीं है, या यहाँ कहेंगे पुरुष के लिए शुभ नहीं है। सूर्य से हमारा पुरुषत्व की बात होती है, और चंद्रमा से स्त्रीत्व की बात होती है। तो यदि सूर्य बलहीन हो तो पुरुष को के लिए शुभ नहीं है, और शुक्र बलहीन हो तो स्त्री के को शुभ नहीं होगा, ऐसा समझना चाहिए। और दोनों बल रहित हों तो दोनों का शुभ नहीं होगा, ऐसा समझना चाहिए। तो समझ के क्या करना चाहिए, आप तो समझा दिए हमको। यहाँ गुरु नहीं लिया जा रहा है, यहाँ सूर्य लिया जा रहा है कि सूर्य यदि बलहीन हो तो पुरुष के लिए अच्छा नहीं है। जब पुरुष के लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि स्त्री जैसा चाहेगी हावी रहेगी उसके ऊपर, हाँ तो हाँ, ना तो ना। और शुक्र यदि बलहीन है तो पुरुष हावी रहेगा उसके ऊपर, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो इन सभी बातों को आपको अपने स्तर से चेक करने की जरूरत है। यहाँ विशेष रूप से समझने की क्या जरूरत है कि लग्नेश और सप्तमेश की युति हो जाए। अगर लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो जाए, संबंध केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान में हो जाए, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो अच्छा है। लेकिन यदि ये संबंध होने के बाद भी संबंध छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो जाए और चंद्रमा की दृष्टि न हो, अर्थात कंबूल योग न बने, तो ऐसे स्थिति में फिर हमारा अगर कोई परेशानी हुई तो वो परेशानी ही रहेगी, वो परेशानी प्रीति में नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया? जी ओम प्रकाश जी, क्या प्रश्न है, प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये था सर कि एक तो जैसे हमारा शादी टूट जाना वगैरह पराश्री में हम लोग पंचम भाव से शादी के पहले की स्थिति देखते थे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो बात नहीं है। शादी टूटना, सगाई वगैरह सब सप्तम में ही इसके अंदर आ गया है। यहाँ शादी टूटना, शादी होना, समझ रहे हैं ना, शादी में अड़चन पैदा करना, स्त्री का प्रेम हो, किसी लड़की के साथ प्रेम होना, ये सब सप्तम से ही समझा जाएगा। क्योंकि यहाँ ये हमारा जो रिलेशन है, हम अगर प्रेम भी कर रहे हैं, वो मेरा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट है कि हम अगर आपसे प्रीति रख रहे हैं तो सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम सप्तम से ही इसको देखेंगे और सप्तम से ही देखने के लिए बताया गया है, ठीक है। जी सर, एक और था कि ये थोड़ा जैसे हमारा कहा कि सप्तमेश के साथ शुभ ग्रह का अगर इम्पैक्ट हो रहा है सप्तम सप्तमेश के साथ, वो जिस रिश्ता में बन रहे हैं वो उस रिश्ते से शादी को फायदा हो रहा है, मतलब उसमें वो योगदान दे रहे हैं। लेकिन अष्टमेश का रिलेशनशिप सप्तम से नहीं बन रहा, कहीं भी थर्ड हाउस में चला गया अष्टमेश तो भाई के कारण प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। तो अष्टमेश तो चार्ट में कहीं ना कहीं होंगे ही,
तो उसका मतलब है हर शादी में कुछ प्रॉब्लम। अब आपको बता देते हैं, सप्तम का दूसरा स्थान अष्टम स्थान है। क्लियर जी हो गया? जी और वो मारक कहलाएगा। जी अब वो मारक चतुर्थ में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, लग्न में जा रहा है, सप्तम में जा रहा है, तो वो उसको तोड़ने के लिए जा रहा है, जोड़ने के लिए नहीं जा रहा है। इस तरह से समझने की जरूरत है। जी सर, ठीक है सर, ओके सर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि स्त्री से स्नेह के प्रश्न में और शादी के प्रश्न में बहुत अंतर नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक ही अंतर बता दिया यहाँ कि सूर्य बलवान हो या कमजोर हो, शुक्र बलवान हो या कमजोर हो, बाकी लगभग वैसा ही कॉम्बिनेशन बताया गया है जैसा कि हमारे विवाह के लिए बताया गया या स्त्री प्राप्ति के लिए बताया गया। क्लियर हो गया? 2 जी सर। पैराग्राफ हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना? जी अंतर कुछ नहीं आया। अंतर पहले में अष्टमेश का आया और दूसरे में लग्नेश सप्तमेश का संबंध और सूर्य का और शुक्र का बलवान होना। ये 3-4 पॉइंट हमारे समझ में आ गया। क्लियर हो गया? जी आगे बढ़ लेते हैं। अब कहता है रुष्टा गमन विचार। अब संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ेंगे, आप लोग हिंदी में ही समझते रहिएगा। यहाँ लिखता है कि यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे कि हमारी रूठी हुई स्त्री फिर घर वापस आवेगी या नहीं आवेगी। समझ रहे हैं? इस प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ दोहरा लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न आज के एज के लिए बड़ा स्वाभाविक है। दिल्ली जैसे शहरों में ना बड़ा स्वाभाविक है। शादी कहाँ हुआ? दिल्ली में। रहते कहाँ है? गुड़गांव में। मैके कहाँ है? उत्तम नगर में। ठीक है। ससुराल कहाँ है? गुड़गांव में। अब रूठे, रात में ही कैब बुलाया 12 बजे और मैके पहुंच गए। यहाँ ऐसा होता है। हमारे सोसाइटी में एक फैमिली है, वो पॉपुलर फैमिली है। पॉपुलर फैमिली क्यों है? कि हस्बैंड रोज शराब पी के आता है। ठीक है। तो जिस दिन बर्दाश्त करने योग्य शराब पी के आता है उस दिन तो कोई बात नहीं, गेट खोल दिया जाता है, पत्नी छोड़ देती है, अपना खाना खाता है, अपना सो जाता है। ठीक है। अगर आप शराब पी करके आए हैं तो आप एसी वाले कमरे में अपने मास्टर बेडरूम में नहीं सोएंगे, आप बाहर सो जाएंगे। और जिस दिन ज्यादा शराब पी करके आता है उस दिन घर में कलह शुरू होता है और बेटी इतनी बड़ी है कि वो 100 नंबर डायल करके पुलिस वाले को बुला ले। ठीक है। और पुलिस वाला भी जानता है कि हमको इसको उठा के ले जाना है, रात भर थाने में रखना है, मच्छर इसको खूब खाएगा और सुबह सुबह फिर नशा उतरेगा, उसको छोड़ देना है। समझ गए? तो ये दशा है, मतलब वो सालों से चल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं है कि अलग हो रहा है या और कुछ। लोग ऐसे में अलग हो जाना चाहिए, जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के होते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं कि आपने पिया नहीं पिया, कुछ किया नहीं किया, ज्यादा बोले, हमने घर छोड़ा और मैके की सवारी कर ली। ऐसे महिलाएं गलती करती हैं अपने जीवन में। शादी को संभाल करके चलाने की जरूरत है। लेकिन ऐसे प्रश्न का हल हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि पत्नी रूठ गई है तो मनाएं कैसे? तो वही कहा गया है कि यदि प्रश्न के समय चतुर्थ स्थान पर्यंत सूर्य हो और चतुर्थ भाव के ऊपर शुक्र हो तो स्त्री नहीं आवेगी। अर्थात
शुक्र यदि पीछे हो, सूर्य यदि आगे हो। यदि कहा गया है चतुर्थ स्थान पर्यंत सूर्य हो और चतुर्थ भाव के ऊपर से शुक्र हो तो स्त्री नहीं आवेगी, ऐसा कहना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ये कहा जा रहा है कि शुक्र पीछे होगा और सूर्य आगे होगा। अब कहा जा रहा है कि यदि शुक्र बकरी हो तो आएगी, ऐसा कहना चाहिए। यदि सूर्य के सानिध्य से शुक्र का उदय हुआ हो, जस्ट हुआ हो, एक दिन पहले हुआ हो या अभी होने वाला हो तो वो आ जाएगी। शुक्र बकरी हो जाए या कल बकरी होने वाला हो तो रूठी हुई पत्नी अपने आप आ जाएगी, आपको लौटाने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं है। और यदि इससे विपरीत होगा तो वो नहीं आएगी, आपको मनाने के बाद भी उसके आने की संभावना नहीं होगी। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो बहुत दिनों में, और पूर्ण चंद्रमा हो तो शीघ्र लौट आती है। ये चंद्रमा को अलग से देखने की जरूरत। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही था कि लग्न से चतुर्थ तक। यहाँ थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई कि शुक्र और चंद्रमा सूर्य को साथ में देखें, आगे पीछे देखें, लेकिन यदि सूर्य आगे हो शुक्र पीछे हो तो इसका मतलब है कि पत्नी आ जाएगी। यदि सूर्य के ऊपर से शुक्र का गोचर हो रहा हो तो पत्नी ना आए। ऐसे में अस्त होने का भी खतरा रहता है कि अस्त हो गया तो नहीं आएगी, और यदि अस्त होने वाला है तो नहीं आएगी, अगर उदय होने वाला है तो आ जाएगी। इन सारी बातों को समझते हुए चंद्रमा को भी देखना है कि अब चंद्रमा पूर्ण बली है। पूर्ण बली का मतलब है कि सूर्य के सामने है, 180 डिग्री पर है, तब न पूर्ण बली है। या उस सूर्य से छठे आठवें में भी हो चंद्रमा तो भी बली है। तो ऐसे स्थिति में स्त्री जल्दी लौट आती है, और यदि क्षीण बली हो, चंद्रमा सूर्य के साथ ही हो, अस्त हो जाए तो नहीं लौट करके आती है। इसका मतलब है कि पराशरी के साथ साथ प्रश्न भी चंद्रमा को स्त्री कारक ग्रह मान करके चलता है और उससे रिजल्ट को देखता है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि अथ कन्या चरित्र ज्ञानाय प्रश्न। अब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कहा कि पुरुष चरित्र ज्ञानाय प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये लिखा है कि पुरुष व्यभिचारी होगा, एक से अधिक स्त्रियों का संग होगा, ये बहुत जगह पे लिखा मिलेगा। लेकिन इसके लिए कोई एक अलग पैराग्राफ, कोई एक अलग चैप्टर नहीं बनाया गया, जबकि स्त्री के लिए पैराग्राफ भी बनाया गया और चैप्टर भी बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम अंग्रेजी को छोड़ देते हैं, हिंदी को ही पढ़ते हैं। अगर संस्कृत को छोड़ देते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं। कहा गया है कि कन्या निर्दोष है या दोषी है। इस प्रश्न में लग्न स्थिर हो, स्थिर लग्न का स्वामी व चंद्रमा हो तो कन्या निर्दोष है। मतलब लग्न स्थिर है 2, 5, 8, 11, तो कन्या ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। लग्न का स्वामी व चंद्रमा हो तो, अब हो तो का क्या मतलब है ये नहीं समझ में आया है।
इसका मतलब है कि वो केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो तो कन्या निर्दोष है, ऐसा कहना चाहिए। यदि प्रश्न लग्न चर संज्ञक हो और लग्नेश व चंद्रमा चर राशि में हो तो उस कन्या को दोषी समझना चाहिए। तो अब आ जाते हैं पलट करके पहले नंबर प्रश्न पे कि प्रश्न लग्न स्थिर लग्न का हो, स्थिर राशि में लग्न हो और चंद्रमा भी हो और वो केंद्र और त्रिकोण और लाभ स्थान में हो तो कन्या निर्दोष है। उसी प्रकार से चर संज्ञक लग्न हो, लग्नेश और चंद्रमा चर राशि में हो, चंद्रमा दूसरे में हो, छठे में हो, 11वें में हो, 8वें में हो, 12वें में हो तो ऐसे स्थिति में उस कन्या को विशेष लग्न केंद्र त्रिकोण में भी हो तो भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे स्थानों में हो तो निश्चित कहा जा सकता है कि कन्या दोषपूर्ण है, उसको दोषी समझना चाहिए। यदि दुस्वभाव राशि में चंद्रमा हो और लग्न चर हो तो कन्या थोड़े दोष वाली समझना चाहिए। दुस्वभाव राशि में चंद्रमा हो, आप लोग प्रश्न को समझिएगा, और लग्न चर राशि में हो तो कम दोष वाली है। यदि चंद्रमा मंगल एक ही राशि में हो परंतु वह राशि चर तथा दुस्वभाव हो तो वह किसी से गुप्त रमन कर चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अब क्या चंद्रमा और मंगल, आप लोगों को क्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट वगैरह वगैरह पढ़ाए हुए हैं, यहाँ स्त्री के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ चंद्रमा और मंगल एक राशि में हो अर्थात चंद्रमा मंगल की युति हो। कब? प्रश्न लग्न में, और एक ही राशि में हो और वो राशि कौन सा हो जाए, चर का हो जाए या द्विस्वभाव का हो जाए। तो ऐसा यदि पत्रिका में दिखता है तो कह सकते हैं कि वो गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुषों के साथ गमन कर चुकी है, ऐसा कहना चाहिए, अर्थात दोष युक्त है, ऐसा समझना चाहिए। अब आते हैं कि भाई मंगल के साथ तो आपने समझ लिया, तो शनि भी तो पापी ग्रह है। तो यदि शनि और चंद्रमा लग्न में स्थित हो तो प्रकट भोग किया, यही समझना चाहिए, फिर छुपाने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। आप लोग ये जानते हैं कि किसी लड़की के बारे में सब जानता है कि ये उस लड़के के साथ इंगेज्ड है, सब जानता है, और कई बार आप जानते ही नहीं हैं और वो किसी न किसी लड़के के साथ पहले इंगेज रह चुकी है या है, समझ रहे हैं ना। तो गुप्त रूप से रमन करना उसको कहते हैं जहां चंद्रमा और मंगल की युति हो और वो चर या द्विस्वभाव में हो। शनि और चंद्रमा की युति यदि लग्न में हो तो लग्न चर हो, स्थिर हो, द्विस्वभाव हो, प्रकट रूप से लोगों को पता होता है कि ये कन्या अन्य पुरुषों के साथ गमन कर चुकी है। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। अब आगे कहा जाता है कि मंगल तथा शनि यदि केंद्र में हो और शुक्र वृश्चिक में हो अर्थात शुक्र मंगल की राशि में हो और उनको चंद्रमा देखता हो अथवा वृश्चिक के दृष्कान में शुक्र हो तो उसको दोषी समझना चाहिए। अब ये दृष्कान वाला कथा आपको कहाँ से उठा करके लाया है, तो ये आपको स्त्री जात का अध्याय से उठा करके लाया है, ये समझना है। तो मंगल शनि केंद्र में हो और शुक्र वृश्चिक राशि में हो और उसको चंद्रमा देखता हो या वृश्चिक के दृष्कान में हो अर्थात D3 चार्ट में शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में चला गया हो, इसका मतलब है कि कन्या दोषी है, ये हम लोगों को कहना चाहिए।
तो अब यहाँ अब आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहाँ सप्तम की चर्चा नहीं की गई है। लग्न से ही दोष और निर्दोष होने का, लग्न और चंद्रमा से, कल या परसों में किसी ने पूछा था। और हमने बताने का प्रयास किया था कि आप किसी को अच्छा और बुरा कैसे समझ जाते हैं, पत्रिका देख करके कैसे समझेंगे कि ये अच्छा है, कुटिल है, कैसा है। तो उसके सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और उसके ऊपर होने वाले प्रभाव से हम समझ जाते हैं कि जातक कुटिल है, अच्छा है या बुरा है, चोर है, बेईमान है, गुंडा प्रकृति का है, दोषपूर्ण काम करने वाला है, समाज के विरुद्ध चलने वाला है। ये सब चंद्रमा और सूर्य ही बताता है और कोई नहीं बताता। उसी प्रकार से यदि किसी का दोष देखना है, और यहाँ विशेष रूप से कन्या के दोष की बात की जा रही है, तो लग्न और चंद्रमा को ही दोष के लिए विशेष रूप से माना गया है। शुक्र और चंद्रमा बाद में जो दोनों लिया गया, क्योंकि ये दोनों स्त्री कारक ग्रह है, इसीलिए इसको लिया गया है कि स्त्री कारक ग्रह यदि वृश्चिक अर्थात मंगल के दृष्टान में गया हो या मंगल के राशि में बैठा हुआ हो और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि कन्या में दोष है। इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। लग्न चर राशि में हो, लग्नेश चर राशि में हो, चंद्रमा चर राशि में हो तो दोषी है। लग्न स्थिर राशि का हो, लग्नेश स्थिर राशि में हो, चंद्रमा स्थिर राशि में हो तो दोष मुक्त है, दोषी नहीं है। ये चीज हम लोगों को विशेष रूप से याद रखने की जरूरत है। चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में हो और वो राशि चर या द्विस्वभाव हो, स्थिर नहीं हो, अर्थात यदि स्थिर राशि में चंद्रमा और मंगल है तो उसने किसी से गुप्त रमन किया नहीं है, और यदि चंद्रमा और मंगल चर और द्विस्वभाव राशि में हो तो ऐसे स्थिति में उसने किसी के साथ गुप्त रमन किया हुआ हो। और शनि के साथ चंद्रमा लग्न में हो तो प्रकट है कि वो दूषित है, दोष युक्त है, सब जानता है कि वो दोष युक्त है। ठीक है ना। ऐसे में कभी कभी आप लोग देखते होंगे घर परिवार में कई जगह पे देवर का भाभी के साथ संबंध हो जाना, ये सब जानता है, उसके घर परिवार में भी लोग जान रहा है, लेकिन अब वो सब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये संबंध है तो है, खुला है, प्रकट रूप से, उसको कोई बंधन की जरूरत नहीं है। अब वैसे स्त्री पुरुष को पतित कह दें या जो भी कहें, वो प्रकट है। तो ऐसा योग प्रश्न लग्न में हो जाए। अब आगे कहता है कि शनि और मंगल केंद्र में हो, शुक्र वृश्चिक राशि में हो या वृश्चिक के दृष्टान में गया हो और वृश्चिक राशि में हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, वृश्चिक के दृष्टान में गया हो, वहां चंद्रमा से दृष्टि की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में भी स्त्री जातक को दोष युक्त कहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ठीक है, आज हमारा प्रश्न यहीं तक है। अगले क्लास में आप लोगों से पूछेंगे कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रवि कुमार जी, आप बताइए क्या प्रश्न है। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जो लिव इन रिलेशनशिप होती है वो बोल सकते हैं, जैसे शनि मंगल का अगर रिलेशनशिप वो हाँ पब्लिक हाँ हाँ, पब्लिक हो गया वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक हो गया, ऐसा कह सकते। हम तो लिविंग रिलेशनशिप को मैरिज लाइफ के रूप में देखते हैं।
वो टूटा, इसका मतलब शादी टूटा, दूसरी शादी हुई। तो एक तरह ठीक से वो है ना? डिवोर्स ही हो गया सर, मतलब सेपरेशन हाँ, ही मान रहे बिल्कुल हैं। सेपरेशन हो गया, वो म्यूचुअल हो गया। आपको, आपने शादी नहीं किया इसीलिए कोर्ट नहीं जाना पड़ा, जी म्यूचुअली आप अलग हो गए। तो हुआ वो किसी न किसी रूप में। आप, चूंकि हम लोगों के यहाँ, मेरा एक नाई, नाई मतलब समझते हैं ना, जी सर। गांव में नाई था, प्रकाश नाम था उसका, ठीक है ना? उसके ऊपर भारतीय कानून लागू नहीं होता था। उसने 4 शादी किया, ठीक है? मर्जी में आया, पत्नी को मारा पीटा भगा दिया, जाके दूसरी शादी कर ली। दूसरी के को दूसरी से तंग आया, मारा पीटा भगा दिया, तीसरी शादी कर ली। तीसरी से तंग आया, मारा पीटा भगा दिया, चौथी शादी कर ली। अच्छा, ओबीसी में आते हैं, कर्पूरी ठाकुर जिसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत बड़े समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, उस बिरादरी में आते हैं। वो SC ST में नहीं आते हैं, ओबीसी में आते हैं। और 4 शादियां करने के बाद अब क्या होता था कि कभी पहली को बुला के रख लेता था, कभी दूसरी को बुला के रख लेता था, कभी, तो कोई ठिकाना ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो वहां आप क्या कह सकते हैं? एक शादियां लिखी हैं, 4 शादियां लिखी हैं, आप किसी के साथ गलत संबंध बना रहे हैं, सही संबंध बना रहे हैं, कोई कोर्ट जा नहीं रहा है, मन मर्जी मेरी भगा दिया, मैंने दूसरी शादी कर ली, तो वो लिविंग रिलेशन था उसका, और कुछ नहीं था। और संयोग ऐसे हैं कि चारों घर में बच्चे हैं, और चारों घर के बच्चे को वो देखता है, उसकी सबकी मदद करता है। तो हम लोग उसको महापुरुष बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, तो ये महापुरुष है, ठीक है ना? ये पुरुष नहीं है, महापुरुष है, सर ठीक है? इसमें आश्चर्य की बात यह है कि वो महिलाएं भी वापस आ जाती है। हाँ हाँ, वो कल्चर है। अब जो भी कह लीजिए, उन लोगों में कुछ नहीं है। अभी सिंदूर पहना तो तुम्हारे हैं, सिंदूर धो लिया, तुम जाओ भाड़ में, कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी जो ये हिंदू मैरिज एक्ट लगता है ना, वो हम जैसे लोगों के ऊपर लगता है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं, तो ज्यादा लगता है। गांव में लोग गरीब हैं, ये हैं, उसको कहाँ थाने जाने का पैसा नहीं है। थाना भी जाएगा तो वहां भी रपट लिखवाएगा तो 500 रुपये मांग लेगा थानेदार, नहीं तो भगा देगा थाने से, भागो, पत्नी भी भागी है, तुम यहाँ क्या करने आ गए, तुम भी भागो। हाँ, अब धीरे धीरे ज्यादा जागरूकता हो रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कई एक घटना आपको मिल जाएंगे कि उसने पत्नी को भगा दिया, दूसरी शादी कर ली, अब फिर दूसरी को भगा दिया, पहली वाली को बुला के रख लिया। तो ये सब मिल जाते हैं। कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये शनि चंद्रमा और मंगल शनि की युति देखनी है, तो इसमें चर या द्विस्वभाव नहीं देखना है? हाँ, तो मंगल शनि की युति में चर स्वभाव देखने की जरूरत क्या है? वो केंद्र में होना चाहिए। और और शनि चंद्रमा केंद्र में लगन में हो गया बताया। तो आप सुन तो लीजिए, केंद्र में हुआ तो वो लग्न को ऐसे ही दूषित कर दिया। ओके, अब केंद्रीय आ प्रभाव जाता है शुक्र, ठीक है? जी। तो शुक्र वृश्चिक में हो, चंद्रमा से दृष्ट हो, या शुक्र वृश्चिक के दृष्टान में हो, छुट्टी। जी भारती बब्बर अनेजा। गुरुजी प्रणाम। बोलो। गुरुजी, ये तो एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सूत्र यही हुए फिर। हाँ, मान सकते हो, लेकिन ये लड़की विशेष के लिए है, इसको पुरुष के ऊपर लागू मैं नहीं करना है। जी। ये स्त्री विशेष के लिए है। मैं इसीलिए ये सब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ये लेकर के नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन समझ में आ गया आप लोगों को, ये काफी है मेरे लिए। ये स्त्री विशेष के लिए, इसको पुरुषों पर लागू नहीं करना है।
पर गुरुजी अगर मान लो किसी ने पूछा, मान लो कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या, तो फिर तो उसके उसके लिए उसके पत्रिका से देखेंगे। और पर पुरुष वाला हमको बना करके बताना पड़ेगा, उसके विषय में लिखा नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, आगे बता क्योंकि देंगे इस आपको। ऐसा ऐसा एक वही मैं जो आपको बता रही थी ना, जैसे आज मैंने उसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन था उनके प्रोजेक्ट में कि क्या मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या, उसकी डेट ऑफ बर्थ और प्रश्न कुंडली बनी हुई है। अब मुझे तो आता नहीं था तो मैंने देखा नहीं। तो हाँ देखते हुए अगली बार आप बताइएगा अगर कुछ लगते हैं हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर मेरे पास पहले भी एक पत्रिका है जो जिसमें एक महिला ने यही प्रश्न किया था कि क्या मेरे हस्बैंड का अफेयर है क्या, तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर उस पर पर्सन का पत्रिका है तो पत्रिका से पता चल जाएगा, नहीं है तो प्रश्न लगन लगाएंगे, अपना वो ताकत लगाएंगे। वो इतने तो बड़े गुरुजी ज्योतिष। वो तो गुरुजी आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमको बताए हैं कि शुक्र और गुरु जिसका बहुत पीड़ित होता है, गुरु वो वाले कॉम्बिनेशन तो हमें पता है जो पराश्री के बताए हैं आपने। यहाँ लेकिन भी कुछ बता देंगे, चिंता मत करो। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे जो दूसरा विवाह होता है, सेकंड मैरिज होती है, तो उसमें आपने एक चीज हमें बताई थी पराश्री में कि राहु की दशा में सेकंड मैरिज हो जाती है ज्यादातर, क्योंकि बड़ी उम्र का होता है। बाकी बाकी और कौन सी दशा उसमें हम देख सकते हैं, वो सारे नौवें में बैठे ग्रह, नौवें को देखने वाले ग्रह, द्वादश में बैठे ग्रह, द्वादश को देखने वाले ग्रह, शुक्र और गुरु, ये सबके अंतर्दशाओं में दोबारा से शादी हो जाती। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ओम प्रकाश जी। सर, तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और सेकंड मैरिज और प्रेम प्रसंग का होना, इसमें मोटा मोटी जो आपने पढ़ाया है कि सप्तम भाव और 11th हाउस का रिलेशनशिप है, मतलब सप्तम भाव अच्छी स्थिति में रहे या सप्तम में राहु जैसे ग्रह हो, और सप्तमेश का 11th हाउस के साथ जुड़ा होना और उस पे खासकर अच्छे ग्रह जुपिटर जैसे ग्रहों का प्रभाव होना, तो ये सब मिला के उसको इंटरेक्शन बढ़ा देता। मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये सारे भाव सप्तम भाव दूषित हों और 11th हाउस के ऊपर अच्छा इंपैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? और सप्तम भाव बड़े अच्छी स्थिति में है और 11th हाउस भी अच्छा स्थिति में बना हुआ है, तो दोनों में तो प्रेम बढ़ना या उसको मतलब इस तरह से होता है, इसमें कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए? देखिए, अच्छा है और बलवान है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। दूषित है, पीड़ित है तो हम प्रयास करेंगे, लोग जान जाएगा, फालतू में पिट जाएंगे। ठीक है ना। जी, तो ये कहना ज्यादा जरूर और उचित होगा, क्योंकि राइट, कोई भी चीज प्राप्त तभी होगा जब उसमें ताकत होगा और आपके जीवन में सांसारिक सुख भोग लिखा होगा। अब द्वादश स्थान में यदि ऐसे कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हो जाए तो हम हिलियस क्राइम करते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ रेप जैसे दुर्घटनाओं को देते हैं, समझ गए ना। जी, तो वो अलग से समझने की जरूरत। लेकिन यहाँ आपको हमेशा ये दिखाना है, समझना है कि एकादश स्थान में, धन स्थान में सप्तमेश गया हो, तीसरे स्थान में सप्तमेश गया हो, शुक्र गया हो और गुरु जैसे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो गुरु ही नहीं अन्य तो चंद्रमा बुध भी ले सकते हैं, से दृष्ट हो, चंद्रमा सप्तम में हो, लग्नेश सप्तम में हो, आपका हमेशा भोग विलास के प्रति मन विचलित रहता है। तो रोज अगर मन मन में आप ध्यान रखिएगा कि हम किसी से मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता, ठीक है ना। रोज आप अपने दिमाग में इस बात को लाइएगा तो एक न एक दिन आप किसी न किसी के साथ चले जाएंगे, समझ गए। तो वो और रोज आपके दिमाग में कब आएगा? जब लग्नेश और चंद्रमा सप्तम में हो, जी, लग्नेश और चंद्रमा शुक्र के साथ हो। जी, बात समझ रहे हैं ना। जी, तो ऐसे स्थिति में आ, आपका मन उस ओर झुक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्त्री जातक के लिए लग्नेश और मंगल, चंद्रमा और मंगल यदि एक साथ हो तो ऐसे स्थिति में स्त्री का झुकाव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ हो जाता है। हो जाता है। तो तो
समस्या ये है गुरुजी कि जब हमको किसी शादी के लिए चार्ट को देखें तो जो कॉम्बिनेशन हम सप्तम हाउस सप्तमेश की बात कर रहे हैं, अच्छे भाव में केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छे भाव से दृष्ट है, 11th हाउस से रिलेशन है, सप्तम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये तो उसके मैरिटल लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है आगे आने वाले समय में। आपको मैं बताता हूँ कि जब शादी के लिए देखने जाते हैं ना, तो ये सब दिमाग में मत लाइए कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा नहीं होगा, ये सब पंगे में मत पड़िए। पत्रिका अच्छा मिल रहा है, शादी करा दीजिए। समझ गया बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? हम उस समय आगे क्या होगा, हाँ आगे यदि तलाक का योग है, रोग होने का योग है, मर जाने का योग है, तो ये देखिए। लेकिन यदि आगे जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाने का योग है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप पत्रिका देखिए और शादी कराइए। जो मैं करता हूं, मैं आप मुझे लगता भी है कि इसका हो सकता है भविष्य में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, फिर भी मैं अगर सब चीज ठीक है तो हाँ बोल देता हूँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग दो प्रकार से मैरिटल अफेयर रखते हैं, एक तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अफेयर रखते हैं, और एक होते हैं जो शारीरिक संबंध बनाए या न बनाए मानसिक संबंध बना लेते हैं। तो ऐसे खतरनाक होते हैं जो मानसिक संबंध रखते हैं, और जो सिर्फ शारीरिक संबंध रखते हैं वो लोग बहुत खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है ना? मानसिक रूप से अपने पत्नी और बच्चे के प्रति ईमानदार हैं, और शारीरिक रूप से कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो मानसिक रूप से किसी के साथ हो गया, वो अपने परिवार और बच्चों के लिए घातक हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो भारती, क्या गुरुजी है? एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं, तो इसके लिए कार्य किसको लेंगे? 6th हाउस और फिर 2nd और 3rd का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट लेंगे क्या गुरुजी? किसी को नहीं लो, 10 में से लो सीधा सीधा। अच्छा, 6 को भी नहीं लेंगे नौकरी का कोई इंटरव्यू? कोई 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 जरूरी नहीं। अच्छा, फिर लग्नेश और दशमेश को। हम्म। ठीक है गुरुजी। इसमें बहुत खोया बहुत जी जी ओम प्रकाश जी ये जो बोलिए। मैडम ने पूछा ना प्रश्न, इसमें जो नष्ट वस्तु वाले में भी इसमें उल्लेख किया गया है कि इसी तरह से हम नौकरी को भी देख सकते हैं। मतलब लगन लगने की स्थिति अच्छी है, 11th हाउस से बन रहा है, तो उसमें कोई कोर्ट केस या इसमें जीतना या कंपटीशन में जीतने में वो उसमें गुरुजी नीचे लिखा है ये पॉइंट। आगे पढ़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग से क्लास बहुत अच्छा चला। अगले क्लास में मिलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अच्छा ही रहता हाँ, है। तो आप लोग रिपीट करके आइएगा। मैं इसको पहले क्लास में 15-20 मिनट तक यही चर्चा करेंगे कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। ठीक है? जी गुरु बिल्कुल। ये जरूर हम करेंगे, ताकि आप लोगों को 3 बार रिपीट हो जाए, ताकि आप लोग भूले ना। हमारा प्रयास है कि वो दिमाग में बैठ जाए, उस बात को भूले ना। और जब हम कोई प्रश्न लग्न देखें तो उस समय अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज हमारे दिमाग में आता जाता रहे। ठीक है? बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम। नाम को नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु। प्रणाम गुरुजी।